हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है, आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। प्रमुख विशेषताओं में देखा जाए तो भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया के संविधानों में देखा जाए, एक संविधान होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन संविधान या लिखित संविधान का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है अमेरिका का संविधान, और अनरिटन संविधान का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान भी क्या है, लिखित संविधान है, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पुराना संविधान देखा जाए, सबसे अमेरिका का है लिखित संविधान। तो सबसे पुराना लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है। भारत के संविधान में देखा जाए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ, उस समय भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी थी, 395 थी, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में देखा जाए 22 भाग है, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं। वर्तमान संविधान में देखा जाए तो 470 आर्टिकल है, 25 भाग है और 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में आर्टिकलों की संख्या देखा जाए तो 395 ही आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें सब क्लास, कुछ आर्टिकल में सब क्लास जोड़ने के कारण इनकी संख्या हो जाती है 470 हो जाती है। और यहाँ भी भारतीय संविधान में देखा जाए तो 22 पार्ट हैं, लेकिन इसमें भी कुछ पार्ट में सब क्लास जुड़ा हुआ है, इस कारण से इनकी संख्या हो जाती है 25। और अनुसूचियों की संख्या देखा जाए तो वर्तमान में है 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान का विस्तृत होने का कारण क्या है, यदि अन्य देशों से हम तुलना करें भारतीय संविधान की, जो सबसे बड़ा या जो सबसे पुराना लिखित संविधान है अमेरिका का, अमेरिका के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं। वहीं कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखा जाए कुल 128 आर्टिकल हैं। तो अन्य देशों से यदि कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो भारतीय संविधान देखा जाए तो इसमें आर्टिकलों की संख्या 395 है। मौजूदा वर्तमान संविधान में 470 आर्टिकल हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो भारत का जो संविधान है एक भारी भरकम लिखित संविधान है। अब भारी भरकम लिखित संविधान होने के पीछे कारण क्या है, इन कारणों पर चर्चा कर लें। प्रथम कारण है कि भारत की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है या भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति काफ़ी विस्तृत है, और भारत में क्या है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। इस कारण से भी भारत का जो संविधान है विस्तृत संविधान या सबसे लंबा लिखित संविधान है। अन्य कारणों में देखा जाए, भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव दिखाई देता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में के लगभग 60% प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो 1935 का प्रभाव भी दिखाई देता है भारतीय संविधान में। अगला कारण क्या हो सकता है कि जो केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का प्रावधान है।
केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान का प्रावधान किया गया है। यदि कंपेयर किया जाए अमेरिका के संविधान से, तो अमेरिका के संविधान में राज्य के लिए अलग संविधान है, राज्य के लिए अलग संविधान है, और संघ के लिए भी एक संविधान की व्यवस्था की है, संघ के लिए अलग संविधान है। लेकिन भारत में क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए एक संविधान का प्रावधान किया गया है, एकल संविधान है। अगला कारण क्या हो सकता है? भारतीय संविधान में देखा जाए जो शासन के सिद्धांत हैं, शासन के सिद्धांत के अलावा प्रशासनिक विवरण के बारे में भी चर्चा की गई है। प्रशासनिक विवरण का अर्थ है कि जैसे इलेक्शन कमीशन का के बारे में प्रावधान किया गया है, कैग के बारे में प्रावधान किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रशासनिक विवरण भी इसमें शामिल है भारतीय संविधान में, शासन के सिद्धांत के अलावा। अन्य कारणों में देखा जाए, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व देखा जाता है। तो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था भारतीय संविधान सभा में, तो इस कारण से और अन्य कारणों में देखा जाए तो भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान के अनुभव को शामिल किया गया है। तो इस कारण से जो भारतीय संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान हो जाता है। और भारतीय संविधान के में मूल संविधान में देखा जाए तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 470 आर्टिकल है, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो अन्य देशों से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो अमेरिका के संविधान में देखा जाए तो जो सबसे पुराना लिखित संविधान है उसमें 7 आर्टिकल हैं। कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल हैं। तो अन्य देशों से तुलना किया जाए तो भारत का संविधान क्या है, सबसे लंबा या भारी भरकम संविधान है। अब हम संविधान के अन्य विशेषताओं के बारे में, संविधान की जो दूसरी विशेषता है, जो भारतीय संविधान है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। तो भारतीय संविधान में क्या है, कई देशों के संविधानों से प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो कई देशों के प्रावधान भारतीय संविधान में देखा जाता है और इसकी आलोचना भी होती है भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का थैला है। और उस जवाब में अंबेडकर ने उत्तर दिया या स्टेटमेंट दिया कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ करने के बाद तैयार किया गया। तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं अन्य देशों के, वह क्या है, सब हूबहू नहीं शामिल किए गए हैं। क्यों? बल्कि क्या किया गया, भारत की परिस्थितियों या सिचुएशन के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के या संशोधित करके शामिल किया गया है, हूबहू उन प्रावधानों को नहीं शामिल किया गया है। यदि एग्जाम्पल हम लें, भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था, वह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था है वह भारतीय संसदीय व्यवस्था में अंतर देखा जाता है। जैसे यहाँ संसद क्या है, सर्वोच्च है, जबकि भारतीय संविधान में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। यहाँ ब्रिटेन के संविधान या ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन की जो संसद है, अधिक ताकतवर है भारतीय संसदीय व्यवस्था के अपेक्षाकृत। और विभिन्न स्रोतों में हम देखेंगे कौन कौन से स्रोत किन देशों से लिए गए हैं, इसका भी अध्ययन करते चलें। तो कौन कौन से प्रावधान किस देशों से लिया गया, किन देशों से लिया गया है, उसका भी अध्ययन कर लें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं उसमें है समवर्ती सूची,
व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक का प्रावधान देखा जाए तो आर्टिकल 108 में किया गया है। संसद के गतिरोध की स्थिति में क्या है, कोई या सिंपल जो साधारण प्रावधान है या साधारण विधेयक है उसमें क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें कहा गया कि 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाएगा, जबकि समवर्ती सूची के विषय पर संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त यदि जो कानून इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो कानून इसमें शामिल नहीं किया गया उसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास निहित होंगी? केंद्र के पास या संघ के पास होंगी। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से अन्य जो प्रावधान शामिल किए गए हैं, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई हुआ कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्त की जाती है, यह भी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, यह भी प्रावधान कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से देखा जाए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, जिसका उल्लेख है पार्ट 4 में, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जिसमें 12 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, प्रक्रिया, प्रोसीजर, यह कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, जो वर्तमान में क्या है, रूस के नाम से जाना जाता है, वहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, जिसका उल्लेख है पार्ट 4A में, जिसका उल्लेख किया गया है भाग 4A में। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श जो शब्द जोड़े गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है भारतीय प्रियम्बल में या प्रस्तावना में। यह शब्द कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं? जैसे जो संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से देखा जाए तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया है, यह कहाँ से लिया गया है? यूएसए। और उपाध्यक्ष का पद भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। उपाध्यक्ष जो लोकसभा में स्पीकर के अलावा जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, यह प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? जिसमें संशोधन की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 368 में, संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा? राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य हैं, यह सब कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो किया जाता है, यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। तो हमने विभिन्न देशों के जो स्रोत हैं भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, उनके बारे में देखा कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में किन किन देशों से लिए गए हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम संविधान की जो अगली विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगली विशेषता में देखा जाए तो संविधान, तो भारत का संविधान क्या है? कठोर है और
लचीला भी है, दोनों का मिश्रण है। यहाँ कोई संविधान रिजिड क्यों है या कठोर क्यों है और कोई संविधान फ्लेक्सिबल क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है? यदि संविधान में संशोधन प्रक्रिया जटिल हो, संविधान में संशोधन प्रक्रिया जटिल हो, तो वह संविधान क्या होता है? रिजिड संविधान होता है। वहीं यदि संविधान में संशोधन करना सरल हो या संशोधन की प्रक्रिया क्या हो, सरल हो, तो वह संविधान फ्लेक्सिबल संविधान होता है या लचीला संविधान होता है। रिजिड संविधान का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान रिजिड संविधान का एक बेहतर एग्जाम्पल है। वहीं फ्लेक्सिबल संविधान या लचीला संविधान का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि यहाँ संशोधन प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। यहाँ संसद क्या है, बहुत प्रभावी है या बहुत शक्तिशाली है। अमेरिका के संविधान में यदि कोई परिवर्तन करना हो या संशोधन करना, जो प्रक्रिया है उसकी काफ़ी जटिल है। उस प्रक्रिया में देखा जाए जो अमेरिकी संसद है, जिसे कहा जाता है कांग्रेस कहा जाता है, अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और इस कांग्रेस में दो हाउस हैं, एक है सीनेट जिसे अपर हाउस कहा जाता है और एक है प्रतिनिधि सभा जिसे कहा जाता है लोअर हाउस कहा जाता है। यदि कोई विधेयक पारित करना होगा या संविधान संशोधन करना होगा अमेरिकी संविधान में, उस विधेयक को दोनों हाउस में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। 2/3 मेजोरिटी से क्या करना होगा? पास करना होगा। और इसके अलावा 2/3 राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो 2/3 राज्यों की सहमति आवश्यक है यदि अमेरिकी संविधान में संशोधन करना हो। तो 2/3 राज्यों अर्थात यदि अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं, लगभग 33 राज्यों की सहमति अनिवार्य है। कोई भी यदि संशोधन करना हो, कोई अमेंडमेंट करना हो अमेरिकी संविधान में, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो यदि देखा जाए जो संघात्मक व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ संविधान क्या होता है? जटिल होता है, अर्थात उसमें संशोधन या अमेंडमेंट करना एक जटिल प्रक्रिया है। वहीं जहाँ एकात्मक व्यवस्था होगी वहाँ संविधान, वहाँ लचीला संविधान होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। तो हमने रिजिड संविधान का एग्जाम्पल देखा। रिजिड संविधान का बेहतर एग्जाम्पल है अमेरिकी संविधान, और लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल संविधान का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है ब्रिटेन का संविधान। अब हम भारत में देखें, भारत का जो संविधान है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। इसको हम समझते हैं कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को क्या बनाते हैं? रिजिड बनाते हैं, और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को क्या बनाते हैं? फ्लेक्सिबल बनाते हैं या लचीला बनाते हैं। उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि भारतीय संविधान में देखा जाए जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? एक है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, और एक है आर्टिकल 368 में शामिल जो प्रावधान है उसके माध्यम से किसी भी प्रावधान या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी क्या है? यदि संसद में के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में यह कानून या यह विधेयक सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाए तो वह पारित हो जाता है, वह अधिनियम बन जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या है? यदि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? आधे से एक अधिक होनी चाहिए। यदि लोकसभा में
कुल 100 मेंबर उपस्थित हैं या मान लिया जाए 120 मेंबर हैं, 120 मेंबर में लगभग 61 लोगों की यदि सहमति हो या तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, वह विधेयक पारित हो जाता है। हालांकि अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद। उसी प्रकार राज्यसभा में भी पारित होगा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तो देखा जाए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं, पारित किए जाते हैं। उन प्रावधानों में एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और 4 जो कि संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यदि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन या उस राज्य से एक अलग राज्य बनाने का प्रावधान इसमें दिया गया है, और यह प्रावधान क्या है, साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, बाउंड्री में परिवर्तन या उस राज्य को तोड़कर एक दो राज्य में परिवर्तित करना, ये सब प्रावधान साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगला एग्जाम्पल क्या है, आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि विधान परिषद का, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन या समाप्ति कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। और वो भी क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत से क्या कर सकता है, विधान परिषद का सृजन और या उत्सादन या समाप्ति कर सकता है संसद। हालांकि इसके लिए राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है। तो यहाँ क्या, संसद 169 के तहत, आर्टिकल 169 के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति कर सकता है साधारण बहुमत द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, और संसद साधारण बहुमत द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, या उसमें जो संख्या है, संख्या को बढ़ा सकता है, जजों की जो संख्या है उसको बढ़ा सकता है संसद, या भी क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखा कि साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से कानून पारित किए जाते हैं जो कि क्या बनाते हैं, भारतीय संविधान को फ्लेक्सिबल बनाते हैं या भारतीय संविधान को लचीला बनाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने का प्रयास किया। अगला जो प्रावधान है, आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वह भारतीय संविधान को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है या कठोर बनाता है। इसमें आर्टिकल 368 में दो प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक है स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो पहला है कि स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत द्वारा कोई भी संशोधन किया जा सकता है भारतीय संविधान में, और दूसरा है जो संघात्मक व्यवस्था में यदि परिवर्तन करना, संशोधन करना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। अब विशेष बहुमत है क्या, इसको हम थोड़ा समझ लें। विशेष बहुमत क्या है इसको समझ लें। संसद में जिसमें क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा है, यदि कोई विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक पेश किया जा रहा है तो दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब विशेष बहुमत क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या, लगभग 2/3 होनी चाहिए, तभी वह कानून या विधेयक पारित हो सकता है। और इसके अलावा जो 2/3 संख्या आएगी उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या, वह संख्या संसद के कुल संख्या का, लोकसभा में उपस्थित, हम एग्जाम्पल के तौर पे लोकसभा को ले रहे हैं, लोकसभा में कुल 545 सीट हैं, जो संख्या 2/3 आएगी वह क्या होनी चाहिए, कुल संख्या 545 के आधे से एक अधिक होना चाहिए। तो यदि देखा जाए तो 274
वह संख्या होनी चाहिए 274 होनी चाहिए। जो 2/3 उपस्थित और मतदान देने वालों की संख्या का 2/3 आएगा, वह इस आंकड़े को प्राप्त करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में मान लिया जाए लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या 360 है, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो आएगा 240। तो 240 क्या कर रहा है, इस आंकड़े को नहीं प्राप्त कर रहा है। तो 240 इस आंकड़े को नहीं प्राप्त कर रहा है, अर्थात वह कानून नहीं पारित होगा। यदि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या एग्जाम्पल के तौर पर हम 420 ले रहे हैं, तो इसका 2/3 निकालेंगे, इसका 2/3 होगा 280। तो 280 जो संख्या आ रही है इस आंकड़े को प्राप्त कर रही है, इस आंकड़े को कुछ हो रही है, उससे आगे है, तो वह कानून पारित हो जाएगा। तो विशेष बहुमत में देखा गया तो यह दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। इसी प्रकार विशेष बहुमत द्वारा देखा गया कोई भी संविधान संशोधन करना हो आर्टिकल 368 के तहत, तो कम से कम 420 सदस्यों की 400 से ऊपर सदस्यों की संख्या होना या उनकी सहमति अनिवार्य है, तो तभी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत जो प्रावधान है। तो इस प्रकार आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किया जा रहा है भारतीय संविधान में, वह भारतीय संविधान को क्या कर रहा है, कठोर संविधान बना रहा है या रिजिड संविधान बना रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसमें परिवर्तन करना या संशोधन करना। तो इस प्रकार देखा जाए भारतीय संविधान क्या है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ना तो वह अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही वह ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला संविधान है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता क्या है उसको समझते हैं। भारतीय संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान स्ट्रक्चर में देखा जाए तो क्या है, संघात्मक है और उसका झुकाव एकात्मक की तरफ है। पहले हम समझेंगे संघात्मक व्यवस्था क्या होती है उसमें और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। दोनों में अंतर क्या है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर क्या है उसको हम समझेंगे। फिर हम भारतीय संविधान में देखेंगे कौन से प्रावधान भारत को संघात्मक बनाते हैं और कौन से प्रावधान भारत को एकात्मक बनाते हैं। संघात्मक व्यवस्था का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है अमेरिका का संविधान। वहीं एकात्मक व्यवस्था का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, वहीं अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जहां शक्तियों का या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात केंद्र के पास कुछ शक्तियां होंगी और राज्यों के पास शक्तियां होंगी। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, उसे कहा जाता है संघात्मक व्यवस्था। और एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, टोटल पावर किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। तो सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं, जबकि जो प्रांत होते हैं केंद्र के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ किसके पास सेंट्रलाइज होती हैं, केंद्र के पास होती हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो संघात्मक व्यवस्था क्या है, जहाँ शक्तियों का विभाजन हो केंद्र और राज्य के स्तर पर, लेकिन जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण हो, केंद्र केवल शक्तियाँ किसके पास हो, केंद्र के पास हो, वह होता है एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था में के और क्या लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या लिखित संविधान होता है। और एकात्मक व्यवस्था में अलिखित संविधान होता है। और यहाँ क्या है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, या संविधान क्या है,
सर्वोपरि है। यहाँ आलिखित संविधान होने के कारण क्या है, संसद अत्यधिक शक्तिशाली होता है, संसद शक्तिशाली होता है। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है कि यह इतना शक्तिशाली है, यह केवल पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा यह कुछ भी कर सकता है। और संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एकहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का अर्थ है कि एक तो संघ के स्तर पर नागरिकता प्राप्त करनी होगी और एक राज्य के स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त करनी होगी। और यहां पर क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो जहां लिखित संविधान होगा वहां न्यायपालिका भी प्रभावी होगी, लेकिन जहां अलिखित संविधान होगा वहां न्यायपालिका उतना शक्तिशाली नहीं होगी, न्यायपालिका क्या होगी, कमजोर होगी, अपेक्षाकृत उन संघात्मक व्यवस्था के उतना शक्तिशाली नहीं होगी। तो यहाँ क्या एक स्ट्रांग सेंटर है, जहाँ शक्तियाँ किसके पास है, सारी शक्तियाँ सेंटर के पास होती हैं। और संघात्मक व्यवस्था में क्या है कि सारी शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर शक्तियों का विभाजन होता है। ज़्यादातर या संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनी व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में भी द्विसदन की व्यवस्था की गई है। यह एक अपवाद है, एकात्मक व्यवस्था में द्विसदनी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में भी द्विसदन की व्यवस्था की गई है। तो हमने देखा संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं और एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में देखा। तो भारत का जो संविधान है वह क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, संघात्मक है। भारत का संविधान संघात्मक है, जबकि एकात्मक की तरफ क्या है, उसका झुकाव एकात्मक की तरफ है। कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को क्या बनाते हैं, संघात्मक बनाते हैं, और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं। पहले हम देखेंगे संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं भारत के, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से लक्षण एकात्मक हैं। तो भारत का जो संविधान है भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान किसका एग्जाम्पल है, संघात्मक व्यवस्था का। और यहाँ भी भारत में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के स्तर पर। तो यहाँ भी केंद्र और राज्य के स्तर पर भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। सेंटर के स्तर पर भी सरकार होती है और प्रांतीय स्तर पर भी या राज्यों में भी सरकार होती है, इनके पास भी पावर होता है। जब अनुसूची 7 में पढ़ेंगे तो यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ विषयों का विभाजन किया गया, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, राज्य की सूची पर कानून राज्य बनाएंगे, और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ और राज्य मिलकर बनाएंगे। तो यहाँ भी शक्तियों का डिवीजन किया गया है सेंटर और राज्य के स्तर पर। तो यह भी क्या है, एक संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। और भारतीय संविधान में क्या है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। तो यह भी क्या है, संघात्मक व्यवस्था का लक्षण। हालांकि जो अमेरिकी संविधान में जो न्यायपालिका है वह भारतीय संविधान से अलग है। यहाँ न्यायपालिका क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका क्या है कि केंद्र में सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा और राज्यों में कौन कार्य करेगा, हाई कोर्ट होगा। और
जिला स्तर पर भी न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करेंगे। हाई कोर्ट और जिला न्यायालय क्या है, इसके अधीनस्थ होंगे। तो यहाँ क्या किया गया, एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जबकि अमेरिका के संविधान में देखा जाए तो राज्य के स्तर पर अलग स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संघ के स्तर पर अलग स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। जब यहाँ संघ की जो न्यायपालिका है अलग होती है और राज्य की न्यायपालिका अलग होती है, इसके अधीनस्थ नहीं होता है। जबकि भारत में क्या, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करते हैं। तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है और जिला स्तर पर जिला न्यायालय होता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जबकि यहाँ अधीनस्थ नहीं है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है और संघ के लिए अलग व्यवस्था की गई है। और कौन सी व्यवस्था जो भारतीय संविधान को संघात्मक बनाती है? भारतीय संविधान में देखा जाए द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। और भारतीय संविधान में क्या है, संविधान सर्वोपरि है, संविधान की सर्वोच्चता है। तो इस प्रकार देखा गया कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का डिवीजन होता है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका होती है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका है, जबकि अमेरिकी संविधान में जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान से अलग है। और भारत में भी क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था की गई है और संविधान की क्या है, सर्वोच्चता है। तो हमने देखा संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं भारत के, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब हम देखेंगे एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं भारत के। एकात्मक में क्या होता है, शक्तियां, सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, सेंटर के पास होती हैं। जैसे भारत में देखा जाए तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता किसका लक्षण है, एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। यहाँ केवल क्या है, सेंटर के या संघ के स्तर पर ही नागरिकता प्राप्त करना होता है और नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बना सकता है, केवल संसद बना सकता है। और एकात्मक व्यवस्था के और कौन से लक्षण हैं, इमरजेंसी के समय जब स्टेट में इमरजेंसी लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, उस समय राज्य के विषय पर कानून कौन बनाता है, संघ बनाता है। तो शक्तियां हस्तांतरित हो जाती हैं, राज्य की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं, संघ के पास आ जाती हैं और संघ उस केंद्र के विषय राज्य के विषय पर कानून बनाता है। कब, राष्ट्रपति शासन जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 356 में किया। एकात्मक व्यवस्था में और देखा जाए कौन से लक्षण जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं। जैसे किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन या उसे तोड़कर अलग राज्य बनाया जाए या उसके बाउंड्री में परिवर्तन जो किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत, वह प्रावधान कौन कर सकता है, केवल संघ कर सकता है। इस मामले में राज्य को अधिकार नहीं है। तो किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन या उससे अलग राज्य बनाना, कोई भी भू क्षेत्र दूसरे राज्य में शामिल करना, ये सब कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। तो यहाँ भी क्या है, सारी पावर किसके पास है, संघ के पास है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल की नियुक्ति में किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। अर्थात संघ ही क्या कर सकता है, राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इस प्रकार देखा जाए। और अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या बनाती हैं, भारत को एकात्मक बनाती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि कौन से लक्षण भारत में एकात्मक हैं और कौन से लक्षण भारत में क्या हैं, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां देखा जाए किसके पास होती हैं, सेंटर के पास होती हैं। यह भी क्या, एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। तो हमने संघात्मक व्यवस्था के बारे में समझा और एकात्मक व्यवस्था क्या है। संघात्मक व्यवस्था का जो बेहतर एग्जाम्पल हमने देखा वह है अमेरिका का संविधान, और एकात्मक व्यवस्था का जो बेहतर एग्जाम्पल है वह है ब्रिटेन का संविधान। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियां किसी एक के पास होंगी या संघ के पास होती हैं, जबकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान की अगली जो
अगला जो लक्षण है या अगली जो विशेषता क्या है संविधान की, भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारत के संविधान में संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तरह संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। एक होता है अध्यक्षीय प्रणाली और एक होती है संसदीय प्रणाली। अमेरिका में देखा जाए तो अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया गया है और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब अध्यक्षीय प्रणाली क्या है और संसदीय प्रणाली क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाए एकल कार्यपालिका होती है, अर्थात जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, वह राष्ट्रपति होता है। जबकि यहां पर क्या है, दोहरी कार्यपालिका को अपनाया गया है। यहां पर राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति के पास क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है। और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। तो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, उसके पास नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, परिषद की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में क्या है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ की जो कार्यपालिका होती है अध्यक्षीय प्रणाली में, जो कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं वह विधायिका के सदस्य नहीं होते, विधायिका के सदस्य नहीं होते। विधायिका अर्थात जो कांग्रेस है या संसद है, जिसमें एक है सीनेट और एक है प्रतिनिधि सभा। तो इस विधायिका इस कार्यपालिका में ना तो सीनेट के सदस्य होते हैं ना ही प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं, बल्कि यह क्या होते हैं, कार्यपालिका में बाहरी सदस्य चुने जाते हैं, वह विधायिका के सदस्य नहीं होते। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या है, जो कार्यपालिका होती है, यहाँ की जो कार्यपालिका है वह विधायिका से ही चुने जाते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही चुने जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका के मध्य क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन पर काम करता है। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है, कार्यकाल निश्चित होता है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुना जाता है उसका कार्यकाल क्या है, निश्चित होता है। यदि वह 4 वर्ष के लिए चुना जाता तो वह 4 वर्ष के पहले नहीं हट सकता उस पद से। जबकि यहाँ पर क्या है, बहुमत की सरकार होती है। जब तक विधायिका में बहुमत प्राप्त है तब तक क्या है, वह सरकार में या प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो यहाँ पर अस्थायी सरकार होती है एक प्रकार देखा जाए, जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह पद पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बार चुनने के बाद वह 4 वर्ष के लिए बना रहेगा। यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो हमने देखा अध्यक्षीय प्रणाली क्या है। अध्यक्षीय प्रणाली में देखा जाए तो एकल कार्यपालिका होती है, जबकि संसदीय प्रणाली में क्या है,
दोहरी कार्यपालिका होती है, अर्थात एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जबकि वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। यहाँ पर कार्यपालिका के जो मेंबर चुने जाते हैं वह विधायिका से चुने जाते हैं, जबकि यहाँ की कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वह विधायिका से नहीं होते। जबकि बाहरी मेंबर राष्ट्रपति किसी को भी चाहे इस कार्यपालिका में शामिल कर सकता है। और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर या पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है कार्यपालिका और विधायिका। जबकि यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य क्या होता है? समन्वय होता है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम देखेंगे भारत की जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से क्यों भिन्न है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से क्यों भिन्न है, इसको थोड़ा समझते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में देखा जाए, जो यहाँ का राष्ट्र का प्रमुख होता है अर्थात हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित होता है। जबकि ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? वहाँ के जो क्राउन है या जो वहाँ के राजा और रानी है वह होता है। तो राष्ट्र का प्रमुख यहाँ कौन होता है? राजा और या रानी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, इनका निर्वाचन नहीं होता, यहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था है। तो यहाँ का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत होता है, जबकि यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित होता है। और जो वास्तविक कार्यपालिका जिसके पास होती है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का मेंबर हो सकता है या जो अपर हाउस है राज्यसभा है उसका भी मेंबर हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी का मेंबर क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? केवल हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो बनेगा वह हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, अर्थात जो लोअर हाउस है या निम्न सदन है उसका ही सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री उच्च सदन या निम्न सदन किसी का भी सदस्य हो सकता है। और जो मंत्री होते हैं वह भी क्या होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। और संविधान में क्या है या भारत के संसदीय व्यवस्था में क्या है, भारत के कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, चाहे वह विधायिका का सदस्य हो या नहीं हो। तो 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है। 6 महीने बाद क्या करना होगा, उसको या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता या मंत्रिपरिषद में नहीं शामिल हो सकता यदि वह हाउस ऑफ कॉमन या विधायिका का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। यहाँ पर 6 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति बन सकता है, बाद में वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, सदस्य बनना अनिवार्य है। और भारत की संसद या ब्रिटेन की संसद देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद भारतीय संसद से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है, लेकिन भारत की संसद को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। तो न्यायिक समीक्षा क्या करता है, भारतीय संसद की शक्ति को सीमित करता है। और यहाँ की संसद क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली है भारत की अपेक्षा। यहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है, औरत को आदमी या आदमी को औरत के बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ क्या न्यायिक समीक्षा के द्वारा इसके अधिकार को सीमित रखा गया है। और ब्रिटेन में एक है शैडो कैबिनेट की व्यवस्था की गई है, जबकि भारत में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, विपक्ष भी क्या करता है, यहाँ पर विपक्ष में भी विपक्ष में भी मंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वह भी मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है विपक्ष, जिसे कहा जाता है शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा गया भारत की संसद और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उन दोनों में क्या अंतर है। क्या है संविधान की अगली जो विशेषता है
वह संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय देखा जाता है। भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है वह ब्रिटेन से अपनाई गई है। वहीं न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है ब्रिटेन से, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर देखा जाता है। जहां ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली क्या है, संप्रभुत्व है या ज़्यादा शक्तिशाली है, वहीं भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसको न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, लिखित संविधान के द्वारा सीमित किया जाता है। यहाँ देखा जाए जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में है उसकी अपेक्षा भारत की संसदीय प्रणाली कम पावरफुल है, या उसको जो है मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और लिखित संविधान द्वारा उसकी शक्तियों को सीमित किया जाता है। और न्यायिक सर्वोच्चता की बात की जाए तो भारत में जो न्यायिक सर्वोच्चता अपनाई गई है या न्यायिक समीक्षा प्रणाली अपनाई गई है वह अमेरिका के जो न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है उससे कम विस्तृत है। तो अमेरिका की जो न्यायिक समीक्षा प्रणाली है भारत की न्यायिक समीक्षा प्रणाली से अधिक विस्तृत है, क्योंकि भारत में विधि द्वारा आर्टिकल 21 में देखा जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है भारत में, जबकि अमेरिका में विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया या नियत प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इस प्रकार देखा जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की उस वह का अधिक पावरफुल है भारतीय संसदीय प्रणाली से। तो दोनों में अंतर है। यहाँ भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या है, न्यायिक समीक्षा द्वारा, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा द्वारा इसकी शक्तियों को सीमित किया जाता है। तो एक तरफ क्या है, जहाँ न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, वहीं संसद क्या कर सकती है, संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। तो संविधान में कोई भी संशोधन क्या कर सकती है, संसद कर सकती है। वहीं न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायपालिका क्या कर सकती है, यदि कोई कानून संविधान सम्मत ना हो तो उसको क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो एक तरफ देखा जाए संसदीय सर्वोच्चता भी दिखाई देती है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी दिखाई देती है भारतीय संविधान में, जहाँ न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के द्वारा किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि वह संविधान सम्मत ना हो, और यदि किसी संविधान में किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वहीं संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, बस केवल बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना को छोड़कर, मूलभूत जो सिद्धांत है उसको छोड़कर। तो भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता को के बीच समन्वय देखा जाता है। संविधान की अगली विशेषता क्या है, भारतीय संविधान में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो जो न्यायपालिका से संबंधित जो भी प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान और भारत की संविधान में जो न्यायिक प्रणाली है उसमें अंतर है। अमेरिका के संविधान में क्या है, राज्य के लिए, स्टेट के लिए अलग न्यायपालिका है और संघ के लिए अलग न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारत में क्या है, संघ में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, राज्य में या स्टेट में
हाई कोर्ट कार्य करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला के स्तर पर जिला न्यायालय होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ संघ में सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, स्टेट में हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायालय कार्य करता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं कि संघ के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा और स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। संघ में सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट में जिला है। तो यहाँ देखा जाए भारत में क्या है, सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और इसके बाद है जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करते हैं। अन्य न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं या सबऑर्डिनेट होते हैं। जबकि यहाँ क्या, अमेरिका के संविधान में स्टेट के लिए अलग न्यायपालिका होती है, संघ के लिए अलग न्यायपालिका होती है। यहाँ दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ संघ के अधीनस्थ नहीं कार्य करता, यहाँ की जो न्यायपालिका है स्टेट की संघ के अधीनस्थ नहीं कार्य करती। जबकि यहाँ क्या है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ अन्य न्यायालय कार्य करते हैं, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ कार्य करते हैं, यहाँ सबऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ देखा जाए इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया गया है, अर्थात एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। तो भारत में की अगली जो संविधान की विशेषता क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। संविधान की जो अगली विशेषता है, भारतीय संविधान में देखा जाए तो मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया और जिसमें क्या है, 6 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। 6 मौलिक अधिकारों में देखा जाए तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक इसको दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखा जाए तो 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और अगला 6वां जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों की बात की गई है। इसको हम मौलिक अधिकार के चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या करता है, जो कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने पर प्रतिबंध लगाता है मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं भारतीय संविधान में। पार्ट 4 में भारत की संविधान में पार्ट 4 भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी क्या है, राज्य के निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसको हम विस्तार से जब डीपीएसपी पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। और इसका उल्लेख देखा जाए आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। और भाग कौन सा है, भाग 4 है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें अमेंडमेंट द्वारा
42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1976 में। तो मूलतः देखा जाए तो कुल जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया तो उसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, लेकिन अब वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य हैं। अंतिम जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसकी बात करता है भारतीय संविधान। संविधान की जो अगली विशेषता क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो भारत का संविधान या भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ भारत में क्या है, पॉजिटिव सेकुलर को अपनाया गया है, ना कि निगेटिव सेकुलर। यहाँ पॉजिटिव सेकुलर को अपनाया गया। पॉजिटिव सेकुलर क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण देगा या समान रूप से आदर करेगा, आदर या समान करेगा। तो राज्य क्या है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करेगा। जबकि निगेटिव सेकुलर में क्या होता है, राज्य क्या करता है, धर्म को खारिज करता है। तो इसको हम प्रियम्बल में विस्तार से समझेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता को। अगली जो विशेषता संविधान की वह है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो तो उसको मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिया हो तो उसको जाति, धर्म, लिंग और इनकम के आधार पर, आय के आधार पर उसको मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। पहले सीमा कितनी थी, 21 वर्ष थी। पहले यह सीमा निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह सीमा कितनी निर्धारित कर दी गई, 21 से कर 18 कर दी गई। तो वर्तमान में कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है तो उसको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और यह कब किया गया, 1989 में। तो भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग को शामिल किया गया है। पहले क्या था, जब 1935 के शासन अधिनियम में हमने पढ़ा कि केवल आय, जिसकी इनकम, संपत्ति के आधार पर किसी को वोट करने का अधिकार था। लेकिन अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो वह मतदान कर सकता है। पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगली जो संविधान की अगली विशेषता क्या है, भारत में एकल नागरिकता अपनाया गया है। तो भारत में ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को अपनाया गया है। जबकि अमेरिका के संविधान में क्या है, दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। तो यहाँ केवल संघ के स्तर पर ही नागरिकता प्राप्त करनी होगी भारत में, और लेकिन अमेरिका में क्या होता है, राज्य के स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त करनी होती है और संघ के स्तर पर भी नागरिकता प्राप्त करनी होती है। अगली जो संविधान की विशेषता क्या है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकाय का जो है प्रावधान किया गया। कुछ ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं भारतीय संविधान में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया, जो क्या है, एक स्वतंत्र बॉडी है। और इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो कि क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है। इसके अलावा
भारतीय संविधान में कैग का भी प्रावधान किया गया है। महालेखा परीक्षक का महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया, जो क्या करता है, केंद्र और राज्यों के खातों का अंकेक्षण करता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा कंडक्ट कराना। और राज्य में क्या है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, कुछ स्वतंत्र निकाय का गठन किया गया भारतीय संविधान में, ताकि जैसे इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, ताकि जो इलेक्शन कराए जाते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य जैसे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, और निष्पक्ष रूप से करा सके, इसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी का गठन किया गया है। और महालेखा परीक्षक कैग का गठन किया गया भारतीय संविधान में, ताकि वह राज्य के और केंद्र के खातों का अंकेक्षण कर सके। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। वहीं लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया है, जो राज्य के स्तर पर लोक सेवकों के लिए परीक्षा कराता है। भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता क्या है, भारतीय संविधान में आपातकाल का भी प्रावधान किया गया है। भाग 18 में, पार्ट 18 में क्या दिया गया है, आपातकाल का प्रावधान किया गया है। जिसमें 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। एक है राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जिसका उल्लेख क्या है, 356 आर्टिकल 356 में किया गया है। और एक है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। तो भारतीय संविधान में इमरजेंसी का भी प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख पार्ट 18 भाग 18 में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य में आपातकाल और एक है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है, राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है आर्टिकल 356 में है, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। जब हम इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ हम केवल संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। एक है संघ की सरकार, एक है राज्य की सरकार, और इसके अलावा पंचायती व्यवस्था और नगर पालिका, शहरी स्थानीय सरकारों की बात की गई, शहरी स्थानीय सरकारों की बात की गई। पंचायती व्यवस्था को देखा जाए तो 73वें अमेंडमेंट द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं नगर पालिका या शहरी जो स्थानीय सरकार होती हैं, उसको 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिका या शहरी स्थानीय सरकारें होती है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो एक देखा जाए तो एक संघ के लेवल के सरकार है, एक राज्य के स्तर पर, और पंचायती या ग्राम स्तर पर भी सरकारें हैं।
तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।